हेलो बच्चों। तो अभी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के बारे में। तो कैपेसिटी या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या होती है? भाई कोई भी कंडक्टर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी कितनी एबिलिटी है, उस एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। यानी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज is called electrical capacitance, is called electrical capacitance या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या है? किसी भी कंडक्टर की कितनी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। अब जैसा कि हमें पता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है किसी चार्ज क्यू के लिए, जो पोटेंशियल होगा डिस्टेंस r 1/4 नॉट क्यू बाय आर। अब यहाँ पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा, या ये कहीं जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। तो यहाँ से क्यू जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v के, यानी जितनी ज्यादा v की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा क्यू की वैल्यू होगी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमेशा हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आ जाएगा c v। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आ जाएगा c इनटू v। तो c क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। c क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, कोई भी नाम। इसको कैपेसिटेंस भी बोल देंगे, सिंपली कैपेसिटी भी बोल देंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी बोल देंगे। तो यहाँ पर जो C है, C क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है भाई, अगर यहाँ से C की वैल्यू निकाली जाए तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। याद रखेंगे, बार बार यूज होगा ये फॉर्मूला। तो C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला भाई? क्यू बाई वी फॉर्मूला है। तो यहाँ से दूसरी डेफिनेशन भी आ जाएगी कैपेसिटेंस की। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेज्ड ऑफ द कंडक्टर। यानी जो क्यू चार्ज देने पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर का इंक्रीज हुआ है, रेज हुआ है, उन दोनों की रेशियो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब जो C की वैल्यू है वो ना तो क्यू पे डिपेंड करती ना ही V पे डिपेंड करती, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी फॉर्मूला जरूर है, लेकिन C की वैल्यू ना तो क्यू पे डिपेंड करती ना ही V पे डिपेंड करती, क्योंकि C क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन C की वैल्यू कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो याद रखेंगे। तो C डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स करता है भाई साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। इस बात पे डिपेंड करता है, C की वैल्यू डिपेंड करती है साइज और शेप ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, जिस कंडक्टर में हम चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद कंडक्टर, जब भी कैपेसिटर जहां पर भी चार्ज स्टोर करना हो वहां पर दो, बेसिकली दो कंडक्टर यूज होते हैं। तो दूसरा डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन द कंडक्टर। तो दूसरा किस बात पे डिपेंड करते हैं भाई? मीडियम बिटवीन दी कंडक्टर्स, यानी दो कंडक्टर के बीच में कौन सा मीडियम है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। भाई जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं तो क्या कैपेसिटी, कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? इसी जब कंडक्टिंग मीडियम डालते हैं कैपेसिटर कंडक्टर के अंदर तो कैसे कैपेसिटी पे डिफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल याद रखेंगे, सी की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो एक तो साइज पे, शेप पे, शेप और साइज पे डिपेंड करती है किसके? कंडक्टर के। और उस कंडक्टर के अंदर कौन सा मीडियम है इस बात पे डिपेंड करती है, एयर है, वैक्यूम है, माइका है, या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, या कोई कंडक्टिंग मीडियम है, उस बात पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने योग्य है, वो है वो जो C की वैल्यू है वो डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर।
इस बात पे डिपेंड नहीं करती। दोनों में डिफरेंस है भाई, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो कंडक्टर है उसका मटेरियल कैसा है, जिसमें हम उसको चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं, उसका मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, यानी आयरन का बना हुआ, कॉपर का बना हुआ है या सिल्वर का बना हुआ है, उसका नेचर कैसा है इस बात पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन उसके अंदर मीडियम कौन सा है, जैसे कॉपर का कोई वेसल है, कोई बर्तन है, उसके अंदर मीडियम कौन सा है उस बात पे डिपेंड करती है। दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। तो सी की वैल्यू क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करती, पहली तो बात ये याद रखेंगे। दूसरा किस बात पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। और दूसरा मीडियम कौन सा है कंडक्टर्स के बीच में उस पे डिपेंड करती है। डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है भाई। उसके बाद ये जो सी है कैपेसिटेंस है इसकी, एसआई यूनिट क्या होंगी, एसआई यूनिट क्या होंगी भाई इसकी कैपेसिटेंस की, तो याद रखेंगे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है इसकी फैराड। एसआई यूनिट कैपेसिटेंस की क्या होती है, फैराड होती है। अब यहां से कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाती है भाई 1 फैराड की डेफिनेशन आप बताइए, 1 फैराड की डेफिनेशन क्या होगी। तो कैपेसिटेंस की जगह लिखेंगे 1 फैराड इज इक्वल टू, अब चार्ज को मापा जाता है कूलाम में तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कूलाम, पोटेंशियल को मापा जाता है वोल्ट में तो यहाँ पर लिखेंगे 1 वोल्ट। तो 1 फैराड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलाम डिवाइड बाय 1 वोल्ट। तो यहां से 1 फैराड को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 फैराड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, जब 1 कूलाम चार्ज देने पर कितना पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए, 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए किसी कंडक्टर का, तो उसको बोलेंगे हम 1 फैराड कैपेसिटेंस। यानी किसी कंडक्टर का 1 वोल्ट तक पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए अगर 1 कूलाम चार्ज की हमें जरूरत पड़े तो वहां पर उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, 1 फैराड होगी। अब फैराड जो होती है एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसके स्मॉलर यूनिट भी होते हैं। तो वो स्मॉलर यूनिट कौन से होंगे भी, स्मॉलर यूनिट, तो स्मॉलर यूनिट कौन कौन से होंगे। अब एक होता है भाई माइक्रो फैराड, म्यू एफ से लिखते हैं माइक्रो फैराड, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁻⁶ फैराड, इस टाइप से। उसके बाद दूसरा होता है नैनो फैराड, एनएफ, नैनो फैराड, नैनो फैराड इसको लिखेंगे भाई 10⁻⁻⁹ फैराड। ऐसे ही एक होता है माइक्रो माइक्रो फैराड, ये इसको हम पीको फैराड भी बोलते हैं। माइक्रो माइक्रो फैराड, इसको पीको फैराड भी बोला जाता है, पीको फैराड। ये होता है 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है भाई, ये याद रखेंगे। मोस्टली यही यूज होती है जनरल लाइफ में, जो या जनरल कॉन्सेप्ट में माइक्रो फैराड यूज करते हैं, नैनो फैराड यूज करते हैं, माइक्रो माइक्रो या पीको फैराड इसको बोलते हैं, ये चीजें यूज होती हैं। ठीक है भाई, फैराड जो है एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, इसलिए इसका बहुत कम यूज होता है, ये वैल्यू आपकी ज्यादातर यूज होती है। ठीक है भाई, ये था एसआई यूनिट या यूनिट्स के बारे में। उसके बाद अगर इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अब हमें फॉर्मूला पता है, C इक्वल टू क्या है, Q/V। तो नेक्स्ट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे कि हमने अभी बताया, C इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q/V। अब C इक्वल टू Q/V, V कैसे लिखते हैं, VW/Q लिखते हैं। अब इस Q को ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q²/W, W मतलब वर्क डन। अब यहाँ पर Q का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AT, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। नीचे वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL2T⁻²। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m⁻⁻1 L⁻², T⁻²। यहां से ये भी ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो T⁻4 और A की पावर कितना आ जाएगा 2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m⁻⁻1 L⁻², T⁻4, A⁻2। इस तरीके से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर।
इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे, जैसे भी मान लो आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस है r, इसके ऊपर चार्ज है इस टाइप से, और ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसके ऊपर चार्ज फैला, चार्ज की वैल्यू मान लेते हैं क्यू। तो इसका पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल हमने पहले निकाला हुआ, तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, किसी भी स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r, पहले निकाल चुके हैं। उसके बाद जैसा कि हमने अभी पढ़ा, कैपेसिटेंस जो होती है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू बाय v, चार्ज बाय पोटेंशियल। तो यहां से c इज इक्वल टू क्यू बाय v की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r। तो क्यू से क्यू कैंसिल, और ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आ जाएगी कैपेसिटेंस की वैल्यू ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो किस बात पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी, ये हमने आपको अभी बताया भी था। जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हो किस बात पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज पे। तो यहाँ पर साइज पे, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी, ठीक है भाई। तो ये था। अब हमें पता है भाई 1/4 पाई, अगर इसी फॉर्मूले को हम अर्थ के लिए लगाएं, क्योंकि अर्थ भी क्या है, एक तरह का स्फीयर है। तो अर्थ के लिए अगर हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें, तो उसके लिए क्या लिखेंगे भाई, इसको क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी वो निकालेंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ की हमें वैल्यू निकालनी हो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। r क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ ये होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है भाई, 6400 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर में लिखेंगे, 10⁻³ मीटर, इस टाइप से। अब r की वैल्यू हमारे पास है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, यहाँ पर रखेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमें वैल्यू पता होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखें, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 10⁻⁹, इस टाइप से। तो अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे भाई, r की वैल्यू 10⁻³ डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। r की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 1/9 इंटू 10⁻⁹। दोनों को सोल्व करने पर ये आएगा आपका 711 माइक्रोफैराड, ठीक है भाई। तो अर्थ की जो कैपेसिटेंस होती है, अर्थ की जो कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, वो कितनी है, 711 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब क्या है, एक इतनी बड़ी अर्थ की भी जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, वो कितनी है, 711 माइक्रोफैराड में, यानी बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होती है। इसलिए कहते हैं जो फैराड है वो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए हम जनरल लाइफ में माइक्रोफैराड, नैनोफैराड या पिकोफैराड में वैल्यू यूज करते हैं कैपेसिटेंस की, ठीक है भाई। तो ये था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमने स्फेरिकल कंडक्टर के लिए निकाली और अर्थ की निकाली, ठीक है भाई। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।